हेलो गाइस, तो वेलकम टू गाइडली एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं विच इज मॉड्यूल बी रिवीजन क्लास 1। एक्चुअली रिवीजन नहीं है, ये आपकी केस स्टडीज की क्लास है जिसमें कि आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज कराने वाली हूँ। पूरी क्लास में अंत तक जुड़े रहिएगा, अच्छे से क्लास को देखिएगा। कोई भी डाउट आता है तो वो आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ में। एक सेकेंड। हाँ, देखो, हमें यहाँ पर क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि आपको ना बॉन्ड प्राइस जो है, ठीक है, इसकी प्राइस वोल्टिलिटी निकालनी है बॉन्ड की। अगर ये पैरामीटर्स आपको दे रखे हैं, यील्ड वोल्टिलिटी आपके पास 2% है, बेसिस पॉइंट वैल्यू आपके पास 0.75 है, करेंट यील्ड आपके पास 8% है, करेंट मार्केट प्राइस आपके पास 95 रुपीज है। तो प्राइस वोल्टिलिटी निकालने के लिए यील्ड वोल्टिलिटी इंटू बेसिस पॉइंट वैल्यू इंटू यील्ड डिवाइडेड बाय जो आपका प्राइस है। तो सबसे पहले यहाँ पर यील्ड वोल्टिलिटी कितनी है, 0.02, बेसिस पॉइंट वैल्यू कितना है आपका 0.75, और यील्ड कितनी आ रही है यहाँ पर आपके पास में 0.08। इनको आपने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई करा, और किससे डिवाइड करोगे, आपके प्राइस के साथ में इसको डिवाइड कर दोगे। तो क्या निकल कर आएगा, प्राइस वोल्टिलिटी यहाँ पर आप निकाल पाओगे। क्लियर एक क्वेश्चन। अब दूसरे पर आओ। एक यूएस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जिसका नाम एपेक्स इंडस्ट्रीज है। इसको इवैल्यूएट किया गया फॉर क्रेडिट रिस्क, जिसमें हमने ऑल्टमैन का जी स्कोर मॉडल यूज किया है। और ये जो फर्म है, ये यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल रेशियोज हमें दे रही है। नाउ दीज रेशियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 रेशियोज आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। तो 5 रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेट वर्किंग कैपिटल तो अपॉन टोटल एसेट्स, retained earning upon total assets, earning before interest and taxes, EBIT upon total assets, market value of equity upon book value of long term debt ratio, ठीक है। इसके अलावा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो ना हमें थोड़े से यहाँ आपको क्या याद करने हैं, देखो सबसे पहले याद करो, अगर मान लो मुझे दे रखा होता करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज, तो मैं यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालती, मेरे पास नेट वर्किंग कैपिटल आ जाता। क्लियर है इतना, ये आसान है निकालना। अच्छा, अब इसके अलावा रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से एक हिस्सा मैंने डिविडेंड में दिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाएगा। फिर हमारे पास में ईबीआईटी आता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कि जो मेरे पास ऑपरेशनल रेवेन्यू मैंने अर्न किए हैं, जिसमें से अभी तक ना मैंने इंटरेस्ट पे करा है, अगर मैंने डेट ले रखी है, और ना ही टैक्सेस यहाँ पर पे करा है। आ गया समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। एंड देन हमारे पास आता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास में अगर ईबीआईटी आपको दे रखा है, तो वो आपको पता है कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनीज ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी, फाइन। अच्छा, एक और होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटीज, राइट, एमवीई यहाँ पर अपॉन आपका टोटल लाइबिलिटीज। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, इक्विटी वैल्यू यहाँ पर कंपनी की, ये शेयर की, मतलब कि अगर आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास कितने हैं, और इनको आप करेंट यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, आपके स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो करेंट स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया। सेल्स आपको पता ही है कि हमारे पास ओवरऑल सेल्स कितनी हुई है। तो अगर मुझे ऑल्टमैन जी स्कोर निकालना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले तो हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ तो आपको डायरेक्टली दे रखा है, अगर डायरेक्टली नहीं दे रखा होता, आपको दिया होता मान लो करेंट एसेट्स इतने हैं, करेंट लाइबिलिटीज इतनी है, ऑपरेशनल प्रॉफिट इतना है, डिविडेंड हमने इतना पे किया, टोटल प्रॉफिट इतना था, तो आपको अब यहाँ पर ये सारी चीजें निकालना आसान होना चाहिए। आगे समझ में। रिटेन्ड अर्निंग भी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है हमारे पास, कैसे निकालते हैं। चलो अब क्या करोगे, ऑल्टमैन जी स्कोर फॉर्मूला क्या है ये बताओ मुझे। देखो, ऑल्टमैन जी स्कोर हमारे पास में यहाँ पर
1.2a प्लस 1.4b प्लस 3.3c प्लस 0.6d प्लस 1.0e ये होता है, ठीक है। तो ऑल्टमैन जी में हमारे पास ए में क्या आएगा, वर्किंग कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स। बी में हम क्या लेकर चलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स अपॉन आपका टोटल एसेट्स। ईबीआईटी में हम यहाँ पर ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट्स लेकर चलते हैं। यहाँ आप लेकर चलोगे इक्विटी मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल लाइबिलिटीज, और यहाँ पर आपके पास जो ई आता है इसमें आएगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। शायद याद भी हो गया हो अब तक। चलो अब ये पूछ रहे हैं जी स्कोर निकालो एपेक्स इंडस्ट्री का और इसकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ये आपको क्लासिफाई करना है। तो देखो ये कैसे करोगे आप, सबसे पहले तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपको अप्लाई करने हैं। तो हमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 0.25, राइट, 0.10, 0.20, 1.50, 1.10। अब इनको हम इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, 1.2x, ठीक है, या ए ले लो, 1.4b, 3.3c, 6.0d और 1.0e। फाइन, हमने ये वैल्यूज को पुट कर लिया। हमारे पास में यहाँ पर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये ऑल्टमैन का जी स्कोर होता है। इसको फॉर्मूले को पुट कर हमारे पास में कुछ वैल्यूज आई। अब इन वैल्यूज को आप कैसे समझोगे, ऑल्टमैन जी स्कोर क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, राइट। तो हमारे पास में पूरा एक स्केल होता है जिसके थ्रू हमें इसे निकालना होता है। तो अगर मान लो 1.81 से हमारा स्कोर जो है वो कम आया, तो ऐसे में कंपनी जो है वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होती है। कंपनी किसमें है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। अगर हमारे पास में यहाँ पर मतलब बैंक्रप्सी हो सकती है कंपनी की 1.81 से 2.99 के बीच में है, तो यहाँ पर ये ग्रे एरिया में फंक्शन कर रही है, मॉडरेट रिस्क है बैंक्रप्सी का, ठीक है, मॉडरेट रिस्क है बैंक्रप्सी का। और 2.99 से अगर अच्छा स्कोर होता है इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियली सेफ है। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में लो पॉसिबिलिटी है बैंक्रप्सी की 3.10 के स्कोर के साथ में। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। अब आ जाओ नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पर। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्राइसिंग कर रहे हैं लोन की फॉर अ कॉर्पोरेट क्लाइंट, जो करेंट 1 ईयर का रिस्क फ्री रेट है टी बिल का वो 6% है, और जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है बीटा कॉर्प, इनके पास एक 1 ईयर का यहाँ पर 0 कूपन डिबेंचर है जिसमें कि यील्ड देते हैं 10% की। अब आपको टर्म स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटरेस्ट रिलेशनशिप का यूज करना है और बताना है कि अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बीटा कॉर्पोरेशन के लिए कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि एक टी बिल जो होता है वो एक डिस्काउंटेड यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट होता है। डिस्काउंटेड मतलब फेस वैल्यू का यहाँ पर जो अमाउंट होता है, जैसे कि कहो आपका 100 रुपए का टी बिल था, तो इन्वेस्टर यहाँ पर आपको 100 रुपीज देगा, राइट, नहीं, इन्वेस्टर आपको केवल 95 रुपीज देगा, और जो 5 रुपए हैं वो यहाँ पर उसके लिए रिटर्न्स होंगे। जब आप यहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा वापस करोगे मेच्योरिटी के टाइम पर, तो आपको उनको 100 रुपए देने हैं। तो ये 5 रुपए यहाँ पर उनके लिए रिटर्न्स होते हैं, इस पर कोई भी कूपन नहीं पे किया जाता, 0 कूपन होता है। फाइन, अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इसके पास में एक लोन है फॉर अ कॉर्पोरेट क्लाइंट, और जो करंट 1 ईयर का रिस्क फ्री रेट है टी बिल का वो 6% का है। कॉर्पोरेट क्लाइंट ने यहाँ पर 1 साल का 0 कूपन डिबेंचर ऑफर करा है जिसमें कि जो हमारे पास यील्ड है वो 10% की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालो पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालने के लिए जो स्मॉल पी होगा उसके लिए कैसे निकालोगे, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट कौन सा होता है कि अगर मैंने 0% रिस्क लिया होता, मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया होता, तो मेरे पास में कितने रिटर्न्स आते, अपॉन 1 प्लस रिस्की रेट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में रिस्क फ्री रेट कितना है, 0.6% का था, 0.06 का था, और ये जो हमने रिस्क लिया है इसमें यील्ड मिल रही है 10% की, दैट इज 0.10। तो हमने इनको क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। फिर प्रोबेबिलिटी आपको पता है जब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, मीनिंग देयर आर 0% चांसेस ऑफ हैपनिंग दिस इंसिडेंट और द ट्रिगरिंग द इवेंट, while the probability is 1, I can say कि यहाँ पर जो इवेंट है वो शॉर्ट होगा ही होगा,
अब हमें क्या करना है, 0 से 1 के बीच में हम खड़े हैं, 0 से 1 के बीच में हम खड़े हैं। 1.06 अपॉन 1.10 हमने यहाँ पर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हमें निकालनी थी, जो कि हमारे पास 1 में से हमने निकाल दी। ठीक है, सो ये आपके पास में आया 3.63। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक के पास में पोर्टफोलियो है लोन्स का, जो कि कंपनीज को दे रहा है, जो कि करेंटली अभी कंपनीज की रेटिंग कैसी है, कंपनी की रेटिंग यहाँ पर बी है। बी का मतलब समझते हो आप, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की कंपनी होगी। अब ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली, इसका पोर्टफोलियो वैल्यू 1000 CR का है, और जो बैंक के मैनेजर हैं वो कंसल्ट कर रहे हैं बोरोअर की रेटिंग ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ में, जिसमें कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफॉल्ट वॉल्यूम ओवर द नेक्स्ट ईयर आपको निकालना है। तो ट्रांजिट परसेंटेज आपको प्रोवाइड की गई है फॉर बी रेटेड बोरोअर, आपको बताना है एक्सपेक्टेड वैल्यू पोर्टफोलियो की क्या होगी जब ये डिफॉल्ट डी स्टेटस में जाएंगे विद इन द टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि पोर्टफोलियो हमारे लोन्स का कंपनीज के लिए जिनकी करेंटली रेटिंग कितनी है, बी है, पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ पर 1000 CR की है। बैंक मैनेजर ने कंसल्ट किया, ट्रांजिशन मैट्रिक्स उनको दी गई, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफॉल्ट था वो आपको इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली ये आपको दे रखा होगा इन्होंने कि हमारे पास 8% है। ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8% दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है, 8% 1000 करोड़ का निकालना है, 80 करोड़ रुपीस की यहाँ पर क्या होगी हमारे पास में पोर्टफोलियो अगर माइग्रेट कर गया डी के अंडर, तो इतना लॉस हमें हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बोल रहे हैं एक एपेक्स बैंक है जो कि अपना कैपिटल चार्ज कैलकुलेट करता है ऑपरेशनल रिस्क के लिए, जिसमें बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज करते हैं। बैंक के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं लास्ट 3 इयर्स में वो कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ईयर 1 में जो ग्रॉस इनकम है वो 2000 CR है, ईयर 2 में जो ग्रॉस इनकम है वो -400 CR है, और ईयर 3 में जो ग्रॉस इनकम है वो 3000 CR है। अब ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक इंडिकेटर आपका अप्रोच गाइडलाइंस रिक्वायर्ड चार्ज आपके लिए कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था केवल आप पॉजिटिव ईयर्स को लोगे, पॉजिटिव कौन से हैं, ईयर 1 और ईयर 3, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में केवल उतना लेना है, तो 2000 प्लस 3000 अपॉन 2, तो 2500 CR आ गया, और इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 15% थी, तो हमने यहाँ पर इसको एक्सक्लूड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से। फिर एवरेज ग्रॉस इनकम निकाली, एवरेज ग्रॉस इनकम निकालने के बाद में 15% से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है जो कि माइग्रेट कर रहा है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच की तरफ, जिसमें कि बैंक अपनी ग्रॉस इनकम को मैपिंग करेगा बिजनेस लाइंस यूज कर फॉर द करेंट ईयर। कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पर 400 CR का है, रिटेल बैंकिंग 800 CR की है, कमर्शियल बैंकिंग 500 CR की है। अज्यूम करो कि ये केवल वही बिजनेस लाइंस हैं, ठीक है, 3 ही बिजनेस लाइन है, 8 बिजनेस लाइन होती है टोटल, हमने बस ये अज्यूम किया कि 3 ही बिजनेस लाइन है इनके पास। अब 3 बिजनेस लाइन के अंडर ये बोल रहे हैं कि आपको ऑपरेशनल रिस्क के लिए कैपिटल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखोगे कि सबका बीटा फैक्टर कितना कितना होता है। तो रिटेल वाले का मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बताया था कि 12% रहता है। कमर्शियल और कॉर्पोरेट यहाँ पर अगर देखें तो कॉर्पोरेट वाले में रिस्क ज्यादा है और कमर्शियल में थोड़ा कम है, तो 15% का बीटा लगेगा, यहाँ 18% का। तो आपको इंडिविजुअली यहाँ पर 400 में 18%, सॉरी आपका हाँ 18% का बीटा लगेगा, 800 में आपके पास 12% का, और कमर्शियल बैंकिंग में आपके पास 500 इंटू कितना बीटा लगना चाहिए, 15% का। और फिर आप क्या करोगे, ये जो अमाउंट आएगी इनको आपस में ऐड कर दोगे, ऐड कर आपको टोटल कैपिटल चार्ज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिस्क मैनेजर है, एलिजिबल ग्रॉस इनकम, अभी तो हमें ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 दे रखे थे, मान लो आपको एलिजिबल ग्रॉस इनकम निकालनी है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो बैंक का लेजर है इसने नेट प्रॉफिट, प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रॉफिट हमें बता रखा है सेल ऑफ HTM सिक्योरिटीज से, और इनकम बता रखी है इंश्योरेंस बिजनेस से। व्हाट इज द एलिजिबल ग्रॉस इनकम फॉर द बैंक। अब बैंक के लिए यहाँ पर ग्रॉस इनकम कितनी होनी चाहिए, सो यू मस्ट नो व्हाट वी हैव टू ऐड एंड व्हाट वी हैव टू एक्सक्लूड। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है।
नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो प्रोविजन हमने अलग से अपनी कैपिटल जो है असाइड रखी हुई है जिसको यूज नहीं किया, बट है तो पार्ट हमारा ही। नेट प्रॉफिट जो हमने किया इस साल में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर ऐड करे क्योंकि अभी हम ग्रॉस इनकम लेकर चल रहे हैं। फिर हमारे पास में यहाँ पर हेल्ड टिल मैच्योरिटी के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो माइनस करा। इरेगुलर या नॉन बैंकिंग बिजनेस इनकम, जैसे कि इंश्योरेंस से मान लो यहाँ पर कोई इनकम हुई, कोई लीगल केस के थ्रू इनकम हुई जो कि वन टाइम है, इसके अलावा कभी नहीं होगी, रैंडमली हो गई है, वो हमने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो नेट प्रॉफिट आपको 500 का दे रखा है, प्रोविजंस 100 का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 300 के, इनको ऐड करो। डिडक्शन में प्रॉफिट ऑन एचटीएम डिडक्ट करोगे, इंश्योरेंस इनकम डिडक्ट करोगे, तो ये आपके 70 सीआर को डिडक्ट करना है 900 में से, तो 830 सीआर आपकी ग्रॉस इनकम होगी। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ग्रॉस इनकम निकालनी है किसी एक साल की और बाकी 2 साल की आपको दे रखी हो, एंड देन यू हैव टू फाइंड द आंसर। ओके, one of the questions that will come for sure in the exam is this particular one। तो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि देखो एक बैंक है जो कि एक ऑपरेशनल प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज यहाँ पर कर रहा है जिसमें हम एस्टिमेट करेंगे लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क, किसके लिए, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास में जो रिस्क कमिटी है वो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर हमें बोल रही है फॉलो करने के लिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। estimated probability of occurrence, potential financial impact, estimated impact of internal controls। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में ये बोल रही है कि कंट्रोल्स जो हैं वो वीक हैं, केवल हम 20% रिस्क यहाँ पर मिटिगेट कर पाएंगे। अब आपको याद होगा मैंने बताया था इंटरनल कंट्रोल हमारे जितने स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, इफेक्टिवनेस हमें उनकी बताई गई है, और हम क्योंकि रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको पहले हम 1 यहाँ से या 100 में से माइनस करते हैं ताकि हमें ये पता चले ये कितने इनइफेक्टिव हैं। ये तो इफेक्टिवनेस बता रखी है कि 20% इफेक्टिव है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 80% इनइफेक्टिव है। और फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 5 इंटू इम्पैक्ट इंटू 1 माइनस आपका जो भी इंटरनल कंट्रोल का इफेक्ट है। तो ये हमने यहाँ पर यूज करना है फॉर्मूला, और इसको अंडर रूट में पूरा का पूरा ये जो होगा ये अंडर रूट में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी 5 है इंटू 4 इंटू 0.80, ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4। क्लियर हो गया, कैसे निकाला, 5 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 0.20। अच्छा, अब ये जो 4 नंबर आया है, 4 का मतलब क्या हुआ, रिस्क कितना होगा, हाई रिस्क होगा, राइट। 5 में वेरी हाई होता है, 2 में लो होता है, 1 में नेग्लिजिबल होता है, और 3 में मॉडरेट रिस्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, अंडर द फुल्ली इम्प्लीमेंटेड बाज़ेल 3 फ्रेमवर्क current status, banks must maintain a minimum common equity tier 1 capital of 5.5%। जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो एक एडिशनल 2.5% है। तो डिस्टिंक्ट क्वार्टाइल्स यहाँ पर कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस के हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हम अप्लाई करते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स, डिविडेंड, शेयर बायबैक, डिस्क्रिशनरी बोनसेस। तो देखो ये क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल में यहाँ पर अगर आपका CET1 रेशियो 5.5% से कम है तो आपको अपने कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो को 100% मेंटेन करना होगा, और यहाँ पर आप ना कोई यहाँ पर बोनस दोगे ना डिविडेंड पे आउट्स दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका ये 5.5 से 6.125% के बीच में है तो भी अगेन सिमिलर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। अगर ये 6.125 से 6.75 है तो आप यहाँ पर मिनिमम अपना जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर रेशियो है वो 80% मेंटेन करोगे। इसमें क्या लेते हैं हम, CET1 प्लस आपका CCB, तो ये इसका 2.5% और इसका 5%, 5.5%, ठीक है। तो 8% हमें इसे मेंटेन करना होता है, 8% का 80% आप रखोगे, 20% पे आउट कर सकते हो। 6.75% से 7.35% तक है आपका 375, तो यहाँ पर आप अपना पे आउट जो करे हो 40% तक कर सकते हो, एंड यहाँ पर 60% आपको इसे मेंटेन करना है, ठीक है। ये टेबल आपको याद करनी है, जैसे भी आप याद कर सकते हो। अगर बहुत अच्छा यहाँ पर आपका CET1 रेशियो है तो आप 100% तक पे आउट भी दे सकते हो। अब ये बोल रहे हैं
एक एपेक्स होराइजन बैंक है, ये टेबल्स एग्जाम में नहीं दी जाती है, ना ये टेबल, ठीक है, और ना ही आपकी CET1 रेशियो वाली के जो टेबल होती है ना, CET1 5.5 है, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल जो है वो आपके पास में यहाँ पर 2% है, ठीक है, या फिर यहाँ पर आपके पास में सॉरी 1.5% है, या फिर टीयर 2 कैपिटल है आपके पास में, वो 2% का आपको मेंटेन करना है, वो सब आपको नहीं दिया जाता है। आपको याद रखना है कि भाई टीयर 1 टीयर 2 मिलाकर 9% है, राइट, या फिर हमारे पास में टीयर 1 कैपिटल कितना है, CET1 हमें 5.5 मेंटेन करना है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर रेशियो हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पर 2.5% का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, और टोटल हमारे पास में टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल प्लस यहाँ पर CCB मिलाकर 11.5% होना चाहिए। ये टेबल आपको याद करनी है, और ऐसे ही ये वाली पर्टिकुलर टेबल जो है वो भी आपको याद करनी होगी। अब ये बोल रहे हैं कि देखो एपेक्स होराइजन बैंक एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, अपनी बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मार्च 31 में जो एंड होगी इसको फाइनलाइज कर रहा है। बैंक ने एक नेट प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट करा है 2000 करोड़ का फॉर द करेंट पीरियड। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर कुछ कैपिटल डेटा देती है कि टोटल रिस्क वेटेड एसेट 4 लाख करोड़ के, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल 26,500 करोड़ का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि वो मैक्सिमम पॉसिबल डिविडेंड यहाँ पर पे करें ताकि शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई किया जा सके। अब आरबीआई की जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर गाइडलाइंस हैं, इनको फॉलो करते हुए जो टेबल अभी हमने देखी, मैक्सिमम पे आउट यहाँ पर कितना किया जा सकता है वो आपको बताना है। कैसे निकालोगे? CET1 कैपिटल अपॉन टोटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। CET1 हमें कितना दे रखा है इन्होंने, 26,500 दे रखा है। ये टोटल रिस्क वेटेड एसेट हमारे पास 4 लाख है। इस रेशियो का आप वैल्यू निकालोगे, वैल्यू आया 6.625%। अब आ जाओ टेबल में वापस, 6.625 इसके पीछे आया यहाँ पर 20% आप दे पाओगे, सेकेंड क्वार्टाइल में आया, राइट। तो अब यहाँ पर आप 20% अमाउंट जो है वो पे कर सकते हो, राइट, और 80% रिटेन करना होगा। तो हमारे पास में क्वेश्चन में कितना अमाउंट दे रखा है इन्होंने, नेट प्रॉफिट 2000 का दे रखा है, 2000 का 20% आप दे पाओगे, 2000 करोड़ का 20% 400 करोड़ रुपीस होगा, जितना की अमाउंट आप यहाँ पर पे करोगे। तो आपको क्या याद रखना है कि जो CET1 लेवल्स हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रही है हमें टोटल यहाँ पर हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल कितना है। टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल एडिशनल टीयर 1 कैपिटल प्लस आपके पास में और क्या निकलेगा, टीयर 2 कैपिटल निकलेगा, राइट। तो ये मिल जाता है मेरे पास टोटल कैपिटल। कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना होता है हमारे पास में, 2.5% हमें मेंटेन करना होता है, राइट। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा CIB का फाउंडेशन बैच लाइव है। अगर अभी तक आपने क्लासेस शुरू करी नहीं है तो क्लासेस शुरू कर लो। CIB आपको पेड क्लासेस के थ्रू ही होना ज्यादा आसान होता है, अदरवाइज फिर ये गैम्बल जैसा हो जाता है। JIB फिर भी क्लियर हो सकता है। एंड CIB का जो फाउंडेशन बैच है उसमें हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं आपके चारों ही सब्जेक्ट्स की। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड सेशंस, एंड साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए 10 मॉक सेट्स रहते हैं। साथ में हम यहाँ पर आपके लिए CIB के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और भी बहुत कुछ है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो CIB का फाउंडेशन बैच अगर आप खरीदते हैं तो वो आपके लिए फिर यहाँ पर 70% ऑफ रहेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है बैंकर। अगर आप यहाँ पर प्लान खरीदना चाहते हैं जिसमें कि आपको हमारे सभी ऑनगोइंग अपकमिंग एंड कंप्लीटेड बैचेस की एक्सेस चाहिए कुछ पीरियड ऑफ वैलिडिटी के लिए, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर 9 मंथ्स की और 15 मंथ्स की वैलिडिटी हम आपको देते हैं CIB के सुपर प्लान में। इसको भी आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट होता है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। गाइडली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना सो दैट यहाँ पर आपको पेड एंड फ्री इनिशिएटिव्स के बारे में पता चलता रहे, और कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।